कहा जाता है कि जो लोग अपने इतिहास, उत्पत्ति और संस्कृति के ज्ञान के बिना है, वो उस पेड़ की तरह है जिसकी जड़ ही न हो। इतिहास और इतिहास बोध दोनों जरूरी। लेकिन राजनीतिक चर्चा में जब भी इतिहास आता है, विवाद, सवाल और वोट की सियासत सबको खबरदार कर देती है। यही आज संसद में हुआ है, कल भी होगा। कल चुनाव सुधार पर चर्चा शुरू होगी, जिसमें विपक्ष 12 राज्यों में चलते एसआईआर का मुद्दा उठाएगा। वंदे मातरम के 150 वर्ष पर आज लोकसभा में चर्चा हुई है। शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है, कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। जवाब में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जो गीत 150 वर्ष से देश की आत्मा का हिस्सा है, उस पर आज बहस की वजह केवल पश्चिम बंगाल का चुनाव है। सवाल है कि चर्चा चुनाव की वजह से है तो इसमें बीजेपी को फायदा कैसे होगा? वो पूरा गणित आपको हम बताएंगे, जो कहता है कि बीजेपी कांग्रेस को मुस्लिम हितैषी बताकर ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट पर निशाना साध रही है। लेकिन पहले वंदे मातरम पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू को घेरा, उसे आपको सुनाते हैं। अंग्रेजों की साजिश के खिलाफ ढाल बना वंदे मातरम। उनका जो राष्ट्रीय गीत था, गॉड सेव द क्वीन, इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया, और उसमें से वंदे मातरम का जन्म हुआ। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। वंदे मातरम सपूतों के बलिदान का मंत्र था। ये हमारी स्वतंत्रता का मंत्र था, ये बलिदान का मंत्र था, ये ऊर्जा का मंत्र था, ये सात्विकता का मंत्र था, ये समर्पण का मंत्र था, ये त्याग और तपस्या का मंत्र था, संकटों को सहने का सामर्थ्य देने का ये मंत्र था, और वो मंत्र वंदे मातरम था। वंदे मातरम की हिंदुस्तान के लिए अहमियत बताते प्रधानमंत्री ने अचानक एक सवाल दागा और पूछा, वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? ये अन्याय क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई, जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया। 1 घंटे के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम का 121 बार नाम लिया, बंगाल का 17 बार, कांग्रेस का 13 और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री का जिक्र 7 बार किया। दावा किया कि देश को धर्म के आधार पर बांटने वाले जिन्ना के सामने झुककर जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया, और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। बीजेपी का आरोप है कि मुस्लिम लीग के दबाव की वजह से कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान इस गीत के कुछ अहम हिस्सों को हटा दिया, क्योंकि उनमें देवताओं की स्तुति थी और उस पर मुस्लिम लीग को आपत्ति थी। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को
वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं। लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे, वो तो पूछा ही नहीं, न जाना। लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। नेहरू जी ने तो प्रधानमंत्री का आरोप है कि वंदे मातरम को टुकड़ों में बांटकर इसकी मूल भावना कमजोर कर दी गई। इसके लिए उन्होंने एक बार फिर जवाहरलाल नेहरू को कटघरे में खड़ा किया, ये कहते हुए कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हिंदुस्तान की सभ्यता के प्रतीक गीत को सांप्रदायिक मानकर उसे खंड खंड कर दिया गया। वंदे मातरम जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। कांग्रेस कहती है कि नेहरू ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि गीत भारत के सभी वर्गों समुदायों को मान्य हो। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से दावा किया गया कि नेहरू की तरफ से ऐसा उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किया, जिसमें वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया। ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। प्रधानमंत्री और बीजेपी के निशाने पर अक्सर जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, जिन्हें कश्मीर से लेकर चीन से हार तक के लिए बीजेपी कसूरवार ठहराती है। वंदे मातरम पर प्रधानमंत्री का जवाहरलाल नेहरू पर नया निशाना ऐसे वक्त में आया जब सोनिया गांधी 2 दिन पहले ही कह चुकी है कि बीजेपी का असली मकसद नेहरू की विरासत को मिटाना है। While we welcome ongoing analysis of his contributions, what is not acceptable is the systematic attempt being made to denigrate, distort, demean, and defame him. The sole objective of this is to not only diminish him as a personality. बीजेपी अक्सर जवाहरलाल नेहरू को ये कहते हुए निशाना बनाती है कि उनकी विरासत को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस ने सरदार पटेल से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को भुलाया। वंदे मातरम पर पीएम का नेहरू पर नया वार नौजवान पीढ़ी को इसी बारे में बताने की कोशिश माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू पर हमले किए तो इसका जवाब प्रियंका की तरफ से दिया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार को सुझाव दिया कि वो नेहरू की गलतियों की लिस्ट बनाकर उस पर बहस कर लें ताकि आगे संसद का कीमती वक्त बर्बाद न हो। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे।
वंदे मातरम को लेकर प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू को घेरा तो राष्ट्रीय गीत को लेकर कांग्रेस की तरफ से सरकार को नेहरू के योगदान कांग्रेस याद दिलाने लगी। अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर IIT और IIM नहीं बनाए होते तो हम आज IT में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते। कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में जवाब देने के लिए प्रियंका गांधी उठी और जवाहरलाल नेहरू का खुलकर बचाव किया। अगर इन्होंने BHEL, गेल, सेल, भाखड़ा नंगल ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं तो ये विकसित भारत कैसे बनता। सदन में बोलते हुए प्रियंका गांधी ने वंदे मातरम पर बहस की वजह पश्चिम बंगाल का चुनाव बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर चुटकी ले ली। इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सिर्फ एक कमजोरी है सर, भाषण बहुत अच्छा देते हैं लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। प्रियंका गांधी का भाषण शुरुआत से आखिर तक पीएम मोदी पर वार और नेहरू के बचाव के इर्द-गिर्द रहा। प्रियंका ने वंदे मातरम पर चर्चा करवाने के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसके पीछे वजह बंगाल का चुनाव और नेहरू जैसे स्वतंत्रता सेनानियों पर नए आरोप लादना बताया कि आज मोदी जी वह प्रधानमंत्री नहीं रहे जो एक समय में थे। सच ये है कि ये दिखने लगा है, उनका आत्मविश्वास घटने लगा है, उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं और मेरे सत्ता पक्ष के साथी चुप इसलिए हैं क्योंकि अंदर अंदर से वे भी इस बात से सहमत हैं। पीएम मोदी ने आजादी से पहले 1937 में वंदे मातरम के दूसरे हिस्से को धार्मिक कारणों से हटाए जाने के लिए जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहराया। सरकार की कोशिश है कि उस ऐतिहासिक विवाद पर चर्चा और उसके पीछे तुष्टीकरण की राजनीति को सामने लाया जा सके। लेकिन प्रियंका गांधी ने 1937 में नेताजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच लिखी गई चिट्ठियों का हवाला दिया जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर का खत भी शामिल है। फिर नेहरू जी कलकत्ता जाते हैं और गुरुदेव जी से मिलते हैं और उसके अगले दिन गुरुदेव जी एक चिट्ठी लिखते हैं कि जो दो अंतरे हमेशा गाए जाते थे उनका महत्व इतना गहरा था कि उस हिस्से को कविता के शेष हिस्से तथा पुस्तक के उन अंशों से अलग करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि बाद में जोड़े गए अंतरों का सांप्रदायिक मायना निकाला जा सकता है और उस समय के माहौल में उनका इस्तेमाल अनुचित होगा। प्रियंका गांधी ने इसके आगे कहा कि जब 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया तब जनसंघ के संस्थापक रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी वहां मौजूद थे। तब उन्होंने आपत्ति नहीं जताई। ऐसे में प्रधानमंत्री इस फैसले पर सवाल उठाकर संविधान सभा के नेताओं का अपमान कर रहे हैं। क्या सत्ता पक्ष के हमारे साथी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपने आप को महात्मा गांधी जी से, रविंद्रनाथ टैगोर जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से, बाबा साहब अम्बेडकर जी से, मौलाना आजाद जी से, सरदार पटेल जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा समझने लग गए हैं। मोदी जी का अपने भाषण में ये कहना कि राष्ट्रगीत को एक विभाजनकारी सोच द्वारा काटा गया उन सब महापुरुषों का अपमान है। वंदे मातरम को विभाजित करने का आरोप लगाकर आप पूरी संविधान सभा पर आरोप लगा रहे हैं। ये हमारी संविधान सभा और हमारे संविधान का खुला वार है। प्रियंका यहीं नहीं रुकी और जवाहरलाल नेहरू का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने देश की सेवा करते हुए दम तोड़ा। अगर उन्होंने राष्ट्र निर्माण में योगदान नहीं दिया होता तो देश आज यहाँ नहीं होता। प्रियंका ने बीजेपी पर तंज कसा, कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने अपने अपमान की लिस्ट बनाई है उसी तरह नेहरू के अपमान की लिस्ट बनाकर सरकार सदन में चर्चा करवा ले ताकि संसद के कीमती वक्त को बर्बाद होने से रोका जा सके। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे
आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य आप शांत हो जाएं और हम बहस कर लेंगे। तो पीएम ने वंदे मातरम के टुकड़े होने के लिए जवाहरलाल नेहरू को घेरा, तो प्रियंका गांधी ने इसे संविधान सभा का फैसला बताकर नेताजी समेत बाकी नेताओं के सम्मान से जोड़कर पलटवार कर ये तय कर दिया कि आने वाले वक्त में भी नेहरू की विरासत पर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी भिड़ंत जारी रहेगी। कल राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा होगी, जो दोपहर 1 बजे शुरू होगी। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की ओर से चर्चा की शुरुआत करेंगे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चर्चा का समापन करेंगे। तो आज लोकसभा में यह चर्चा हुई, कल राज्यसभा में 1 बजे से वंदे मातरम के 150 वर्षों पर चर्चा की शुरुआत हुई। कहा जा रहा है कि सरकार ने संसद में पिछले हफ्ते तक होते टकराव को इस हफ्ते साध लिया है, लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं है। ये समझना जरूरी है कि जिस कांग्रेस का अभी पश्चिम बंगाल में केवल 1 सांसद है और एक भी विधायक अपना नहीं है, उस कांग्रेस के खिलाफ बंगाल चुनाव से पहले वंदे मातरम विभाजन के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण वाली तलवार क्यों निकाली गई? तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। दुर्भाग्य थे। वंदे मातरम के 150 साल पर लोकसभा में चलती चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री बोलते हैं और तब सभी सांसदों के बीच ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद टकटकी लगाकर प्रधानमंत्री को सुनते हैं। अचानक राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम प्रधानमंत्री ने लिया, तभी टीएमसी के सांसद सौगत राय ने टोका टाकी की और प्रधानमंत्री मोदी तुरंत बंकिम दा नहीं बंकिम बाबू कहकर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। वंदे मातरम हर तरफ गूंज रहा था। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। बंकिम बाबू ने ये जो भाव विश्व तैयार किया था, उनके भाव गीत के द्वारा उन्होंने अंग्रेजों को हिला दिया। जमाने में इसके अलावा विपक्ष के सांसद प्रधानमंत्री के भाषण को लगातार शांति से सुनते रहे, कहीं कोई बड़ा हंगामा या टोका-टाकी नहीं हुई। और ये जरूर कहते आए विपक्ष के सांसद कि वंदे मातरम पर चर्चा की वजह पश्चिम बंगाल में होने वाला चुनाव है। और ये कहा, ये गीत देश की आत्मा का हिस्सा बन चुका है। 150 सालों से देशवासियों के दिलों में ये गीत बस चुका है। 75 सालों से हमारा देश आजाद है, तो फिर आज इस बहस की क्या आवश्यकता है? अब इस मोड़ पर हम इस सदन में अपने राष्ट्रगीत पर भी बहस करेंगे। आपने बहस मांगी है, आपने बहस मांगी है। आप तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहस नहीं मांग रहे थे कि जब तक हम इस पर बहस नहीं करेंगे तब तक उस पर बहस नहीं होगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। क्या संसद में वंदे मातरम पर चर्चा की मुख्य राजनीतिक वजह केवल पश्चिम बंगाल का चुनाव है? अगर हाँ, तो इस चर्चा से बीजेपी को क्या फायदा होगा,
कितना फायदा हो सकता है। इसे समझना है तो हमें प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की इस चर्चा के दौरान कही गई बात पर ध्यान देना होगा। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है, और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। अध्यक्ष महोदय, सन 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस का न अपना कोई राष्ट्रीय गीत था न अपना झंडा। लेकिन अब समय आ गया है कांग्रेस गुलामी की मानसिकता को छोड़े और वंदे मातरम को इसके पूर्ण स्वरूप को स्वीकार करे। पूर्ण स्वरूप को स्वीकार करने की बात कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। हो सकता है देश के लोग आपको अभी भी माफ कर दें। संसद में टीएमसी सांसद इस बात तक का ध्यान रखना चाह रहे थे कि बंकिम बाबू नहीं, बंकिम दा नहीं, बंकिम बाबू कहिए, क्योंकि दादा या दा का अर्थ होता है बड़ा भाई। बाबू और दा दोनों ही सम्मानजनक शब्द हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ ठाकुर को लोग बड़ा भाई नहीं बल्कि पिता तुल्य मानते हैं। ये इसीलिए बता रहे हैं कि जहां सम्मान में नाम के आगे दा कहना है या बाबू इस तक का ध्यान रखा जाता है, वहां के लिए बीजेपी ने डबल वार की रणनीति बनाई है, जहां बड़ा मकसद कांग्रेस को वंदे मातरम के विभाजन के बहाने बड़ा मुस्लिम हितैषी बताकर टीएमसी के वोट में चोट पहुंचाना है। प्रधानमंत्री चर्चा के दौरान कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण पर सीधे घेरते हैं और तुष्टीकरण के कटघरे में ही खड़ा करके विपक्ष का जवाब देने के लिए चर्चा में खड़े हुए रक्षा मंत्री भी कांग्रेस पर ही सारा सियासी गोला बारूद खर्च करते हैं। इस राजनीतिक आशंका के भंवर में रक्षा मंत्री जनता को खड़ा करके ये कहते हैं कि सोचिए, वंदे मातरम को बांटने वाली कांग्रेस सत्ता में आ गई तो क्या होगा। पश्चिम बंगाल में इस वक्त कांग्रेस की जमीनी स्थिति क्या है, इस पर गौर करिएगा। जिस राज्य में कुल 294 सीट हैं, वहां 2016 में 44 विधायक कांग्रेस के जीते। 2021 यानी पिछले आखिरी चुनाव में कांग्रेस एक सीट केवल जीत पाई, वो विधायक भी बाद में टीएमसी में शामिल हो गया। इसी तरह पश्चिम बंगाल में 42 संसदीय सीट है। 2014 में कांग्रेस के 4 सांसद जीते, 2019 में 2 और 2024 में 1 सांसद कांग्रेस का बंगाल में जीत हासिल कर पाया। अब सवाल है कि जिस कांग्रेस का राज्य में सियासी वजूद एक एकम एक पर आ चुका है, उस पर इतना निशाना साधने की क्या जरूरत है। या फिर इस 3 तस्वीर से खबरदार करते एक सवाल पर गौर करिए, क्या बीजेपी संसद में वंदे मातरम पर चर्चा करके कांग्रेस पर सीधा निशाना साधकर असल में ममता बनर्जी की वोट बैंक को चोट पहुंचाने वाला वार कर रही है। आपको इस सवाल पर हो सकता है लगे कि कांग्रेस पर वार करने से ममता बनर्जी की राजनीति पर हमला कैसे होगा। आज भी कांग्रेस और उसके साथी और जिन जिन के नाम साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है, सब वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस से ही निकलकर बनी तृणमूल कांग्रेस का नाम लिए बिना जो निशाना साधा गया, क्या वो इस बात का सबूत है कि बीजेपी की रणनीति वंदे मातरम की चर्चा में तुष्टीकरण के पलड़े पर कांग्रेस को मजबूत दिखाकर ममता बनर्जी की पार्टी के मुस्लिम वोट को बांटना है? पहले समझिए कैसे। जब बीजेपी खुलकर यह आरोप कांग्रेस पर लगा रही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर कांग्रेस ने वंदे मातरम के कुछ हिस्सों जैसे मां दुर्गा की स्तुति वाले अंश को मुस्लिम लीग की आपत्ति के बाद गाने से रोक दिया, आरोप कांग्रेस पर लगता है। लेकिन ममता बनर्जी बिना किसी का नाम लिए इस आरोप पर बहुत संभल कर जवाब देती हैं। वंदे मातरम के लिए एक बात आपको कहना है, बंगाल से ये सॉन्ग नेशनल सॉन्ग है एंड जनगण मन अधि इज द नेशनल एंथम है, लेकिन वंदे मातरम का पूरा गाना कभी नहीं लिया था। ओनली रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ लाइन, सिलेक्टेड लाइन तैयार किया था, उसी का ऊपर में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग एक्सेप्टेड हुआ था। ये भी जानकारी के लिए मैं बताया, बिकॉज आपने पूछा। ममता बनर्जी का आपने पूछा तो बताया, ये कहना ही दिखाता है कि इस विवाद में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बहुत खुलकर उतरना नहीं चाहती। आप सोचेंगे क्यों, तो अब इसका जवाब सुनिएगा। 2 विधानसभा चुनावों के बीच ममता बनर्जी का हिंदू वोट 4% घटा है और बीजेपी का हिंदू वोट 38% बढ़ा है। लेकिन इन्हीं 2 चुनाव के बीच ममता बनर्जी की पार्टी का मुस्लिम वोट 24% बढ़ गया। बीजेपी वंदे मातरम विवाद में मुस्लिम तुष्टीकरण के कटघरे में खड़ी की जाती कांग्रेस से जुड़े विवाद में ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण के कटघरे में खड़ी की जाती
कांग्रेस से जुड़े विवाद में कुछ भी बोलकर न तो हिंदू वोट को गलत संदेश देना चाहती हैं, न ही वो मुस्लिमों के समर्थन में कुछ खुलकर इस राजनीतिक विवाद में कहना चाहती है। इसीलिए ममता बनर्जी केवल बंगाल अस्मिता की बात करती है। कल मैं बीजेपी का बात भी सुना, कोई बोला कि नेताजी को हम पसंद नहीं करते हैं। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राम मोहन राय को नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? ये कैसे आया? ये सब लोग जो देश को बारे में जिसको पता नहीं है, देश संबंधी যারা জানে না, তারা নেতাজিকে অপমান করে, বঙ্কিমচন্দ্রকে অপমান করে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপমান করে, বিদ্যাসাগরকে অপমান করে, রাজা রামমোহन রায়কে অপमान করে। এরা জানে বাংলার অবদান। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दिल्ली की संसद में होते वंदे मातरम विवाद में शांति से सब कुछ देख रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को लग रहा है कि बीजेपी इस वक्त दो तरफा वार वाली तलवार चला रही है। बीजेपी की रणनीति है कांग्रेस को वंदे मातरम के बहाने बड़ा मुस्लिम हितैषी बताकर टीएमसी का मुस्लिम वोट काटना और ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी कहकर टीएमसी का हिंदू वोट कम करना। 26 अक्टूबर से बीजेपी की पहली रणनीति की वजह समझ लीजिए। पिछले 4 विधानसभा चुनाव का नतीजा कहता है जैसे जैसे टीएमसी का मुस्लिम वोट बढ़ता गया, उसकी सीटें भी बढ़ती गई। करीब 27% मुस्लिम वोट पश्चिम बंगाल में है। वहां 2006 में 22% मुस्लिम वोट टीएमसी पाई, 30 विधायक जीते। पिछले चुनाव में 75% मुस्लिम वोट एकमुश्त पाकर टीएमसी 215 विधायक तक पहुंच गए। इसमें केवल मुस्लिम वोट वजह नहीं, लेकिन बड़ा हिस्सा एक साथ मुस्लिम वोट का आना जरूर एक वजह है। और तब क्या बीजेपी की रणनीति यह है कि इसी मुस्लिम वोट में बंटवारा हो, इसलिए वो कांग्रेस जो अभी एक सीट पर मुश्किल से जीत पा रही है उसे मजबूत दिखाया जा रहा है, और अगर इससे मुस्लिम वोट बटे तो टीएमसी का नुकसान हो जाए। ममता बनर्जी घोर हिंदू विरोधी है, राम मंदिर का विरोध करता है, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताता है। वो हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं हो सकता। वंदे मातरम पर होती चर्चा का सियासी मतलब अखिलेश यादव भी अच्छे से समझ रहे हैं। इसीलिए जब वो संसद में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो अपने पीडीए वाले फॉर्मूले पर फिर से जोर देते हैं, जहां अपने बगल में ही बैठे फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद अवधेश प्रसाद को उठाते हुए कहते हैं कि वंदे मातरम का भाव यह भी था कि कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। असल में वंदे मातरम के 150 साल होने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब लगातार ये कहते आए कि जाति धर्म के नाम पर जिन्ना पैदा नहीं होने दिया जाएगा, वहां आज संसद में अखिलेश यादव अंबेडकर की तस्वीर का जिक्र करके संघ बीजेपी पर निशाना साधते हैं। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने फिर से विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ये वही लोग हैं जो लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत की अखंडता के शिल्पी हैं, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, लेकिन जिन्ना को सम्मान देने के किसी कार्यक्रम में शर्मनाक तरीके से शामिल होते हैं। ये जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ये विभाजन, ये नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। हमें याद करना होगा, अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा ना होने पाए, और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे, उसको पहले ही दफन करके रख देना होगा। सभापति महोदय, इनका इतिहास खंगाल लीजिए, पूरा निकाल लीजिए। चुनावी सभाओं में कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर ये लोग नहीं लगाते थे। ये बात अगर सही हो तो बता दो। और ये तस्वीर कब लगाना शुरू किए? इनका एक सहयोगी साथी संगठन, जिस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के इन्हें उत्तर प्रदेश में हरा दिया था, उसी दिन के बाद से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और तस्वीर लगाने लगे। कुछ लोगों के लिए आज भी भारत की एकता और अखंडता से बढ़कर के उनका मत और मजहब बड़ा हो जाता है, उनकी व्यक्तिगत निष्ठा महत्वपूर्ण हो जाती है। और वास्तव में ऐसे लोग संदेह के दायरे में नहीं आते। वंदे मातरम का विरोध का कोई औचित्य नहीं। सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे?
सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। क्रांतिकारी वंदे मातरम का उद्घोष करके देश की आजादी की आंदोलन में कूद पड़ा था। क्या विद्यार्थी, क्या बच्चे, क्या युवा, क्या अधेड़, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या पुरुष, किसी भी उम्र का व्यक्ति वंदे मातरम एकमात्र उसके जीवन का मंत्र बन गया था। और देखते ही देखते वंदे मातरम का ये घोष विदेशी दासता से भारत को मुक्त करने का मंत्र बन गया। अनुमान करिए, जो मंत्र भारत की आजादी का कारण बना हो, उस मंत्र को भी लोगों ने सांप्रदायिक कह करके उसमें संशोधन करने का प्रयास कांग्रेस ने किया। कहा ये 5 और 6 छंद का क्यों पढ़ना है, 2 छंद में ही हो जाए। कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। वो डिवीजन का रास्ता अपना रहे हैं, डिवाइड का रास्ता अपना रहे हैं, दरारवादी रास्ता अपना रहे हैं। इनका इतिहास खंगाला जाए कि इन्होंने आजादी के पहले और आजादी के बाद वंदे मातरम क्यों नहीं गाया। लोग हैं कहेंगे खाएंगे, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझें, हम उनकी मंशा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह समझने की विषय वस्तु भी है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। यह किसी व्यक्ति के लिए नहीं, यह वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी क्षेत्र या किसी एक ईश्वर, किसी एक उपासना विधि के प्रति आग्रही नहीं बनाता है, बल्कि यह तो भारत माता की वंदना है। इस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा। आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने, सभापति महोदय, ऐसे लोगों ने पहले भी देश के साथ दगा किया और आज भी कर रहे हैं। धर्म की इस राजनीति में नए नए मोड़ आ रहे हैं। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले में टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया था। इसके अगले रोज कोलकाता के परेड मैदान में हिंदू संगठनों की तरफ से 5 लाख गीता पाठ का आयोजन हुआ और अब हुमायूं कबीर ने इसके जवाब में अगले साल फरवरी में कुरान पाठ का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले में चुनाव से पहले ध्रुवीकरण का एजेंडा सेट कर दिया, जिसमें मस्जिद बनाने के लिए चंदा कलेक्शन भी शामिल है। ये तस्वीर बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए मिले चंदे की है, जिसमें मिले नोट को गिनने के लिए मशीन तक लगानी पड़ी। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी जैसी मस्जिद की नींव रखी। बाबरी मस्जिद गिराए जाने की 33वीं बरसी पर इस मस्जिद की आधारशिला रखी गई। कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटकर औपचारिकता पूरी की। अब इस मस्जिद के लिए जुटाए चंदे का एक वीडियो सामने आया है, जहां हुमायूं कबीर ने फेसबुक पर वीडियो शेयर किया, जिसमें कुछ लोग नोट गिनते दिखते हैं।
चुनावी समर से पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में मजहब वाली ये जंग है। बाबरी मस्जिद की नींव के साथ ध्रुवीकरण वाली राजनीति जोर पकड़ चुकी है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुआ। सऊदी अरब से आए मौलवियों के साथ हुमायूं कबीर ने फीता काटा और सियासी चिंगारी को भड़का दिया। मस्जिद बनाने के लिए ईंट जुटाई जा रही है। लोग सिर पर ईंट रखकर पहुंच रहे हैं। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में लोग ईंट लेकर बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए आ रहे हैं। ये कहाँ से ला रहे हैं ईंट आप लोग? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद कहाँ से ईंट लेके आ रहे हैं? ये हुमायूं कबीर अपना बाबरी मस्जिद चल रहा है। ये इसी ईंट से शिलान्यास होगा आज? हाँ, शिलान्यास होगा। हुमायूं कबीर से बातचीत हुई है? हाँ जी जी। और उनको जो सस्पेंड किया गया है, क्या वो सही हुआ है? नहीं बोलेगा मेरे। आप लोग कितनी दूर से सिर पर लेके आ रहे हैं? इस्लामपुर से है। इस्लामपुर से सिर पर लेके आ रहे हैं? हाँ, इस्लामपुर से माथा को ऐसेगा। इस्लामपुर रहेगा। इस्लामपुर से लेके आ रहे हैं? इस्लामपुर। 6 तारीख को मुर्शिदाबाद जिले में टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया था। इसके अगले दिन कोलकाता के परेड मैदान में हिंदू संगठनों की तरफ से 5 लाख गीता पाठ का आयोजन हुआ, जिसके बाद और गोवा अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम इस समय बता दें। फरार आरोपियों पर शिकंजा कसने में पुलिस जुट गई है। इस मामले में जो 2 आरोपी हैं, गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा, उनके दिल्ली के ठिकानों पर छापेमारी की गई। और जानकारी के लिए हम आपको अपने संवाददाताओं से बातचीत करके बताते हैं कि दरअसल जिस तरीके से अब छापेमारी ये हो रही है, क्योंकि जब से ये अग्निकांड हुआ है तब से जो मुख्य आरोपी रहे उन पर शिकंजा कसने के प्रयास होते रहे, लेकिन अब इस दबिश के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की क्या जानकारी उन दोनों आरोपियों के बारे में। अरविंद ओझा हमारे साथ हैं। अरविंद, बताएं, क्या बताया जा रहा है कि दोनों मतलब जैसे ही शुरुआत इसकी हुई उसी समय फरार हो गए? बिल्कुल श्वेता, ये बड़ी जानकारी है। दोनों भाई अब एक अपराधी की तरह बर्ताव कर रहे हैं और जो बड़ी जानकारी आज तक को गोवा पुलिस के जरिए मिली है वो ये कि सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा फुकेट फरार हो गए, यानी भारत से फरार हो चुके हैं वो। दरअसल गोवा पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली में ताबड़तोड़ छापेमारी की और सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के जब घर पहुंची तब वहां दोनों नहीं मिले। उसके बाद इमिग्रेशन के जरिए जानकारी जब गोवा पुलिस ने जुटाई तो ये पता चला कि मुंबई एयरपोर्ट से दोनों ने 5:30 बजे की 7 तारीख को फ्लाइट पकड़ी थी फुकेट के लिए। यानी दोनों भाई, जो सौरभ लूथरा है, गौरव लूथरा है, जो उस क्लब के ऑनर है, जिन पर एफआईआर दर्ज है, वो दोनों अब भारत से फरार होकर विदेश में बैठे हैं और उनकी फुकेट में लोकेशन मिली है। अब गोवा पुलिस सीबीआई के जरिए इंटरपोल से संपर्क कर रही है ताकि दोनों को भारत लाया जा सके। तो ये अपने आप में एक चौंकाने वाली खबर है कि जो वो 2 मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा, जिनको गोवा पुलिस तलाश कर रही थी, वो घटना के दूसरे दिन ही मुंबई एयरपोर्ट से फुकेट के लिए फ्लाइट पकड़ते हैं, यानी वो फुकेट रवाना हो जाते हैं। गोवा पुलिस फिलहाल सीबीआई के जरिए इंटरपोल से कनेक्ट कर रही है ताकि इसको दोनों को भारत लाया जा सके। लेकिन आपको बता दूं, आज ही सौरभ लूथरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सफाई दी थी, एक तरीके से दुख जाहिर किया था इस पूरी घटना पर, जबकि कायदे से होना यह चाहिए था कि गोवा पुलिस के सामने पेश होना चाहिए था। लेकिन जब गोवा पुलिस ने शिकंजा शुरू किया, 5 लोगों को गिरफ्तार किया, आज ही सौरभ लूथरा के करीबी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और जब ये छानबीन शुरू हुई तब जानकारी मिली कि दोनों भाई दरअसल भारत में है ही नहीं। बात है, घटना के दूसरे दिन दोनों फरार हो गए। ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका कोई लेना देना नहीं है कि आप संवेदना प्रकट केवल करें। यहाँ पर आपको जांच में सहयोग देना है और उससे पहले ही अगर कोई फरार हो जाए तो जाहिर है कि जो कोशिशें अब सरकार की तरफ से होनी है कि जल्द से जल्द जो दोषी हैं उन्हें धरा जाए, दबोचा जाए। बहरहाल अगली बड़ी खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। जापान में बड़ा भूकंप आया और भूकंप के बाद वहां सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। 7.6 तीव्रता का भूकंप है। मौसम विज्ञान एजेंसी जो जापान की है उसने कहा है कि जापान के उत्तरी तट पर यह शक्तिशाली भूकंप आया है और अब सुनामी का अलर्ट जारी किया जा चुका है।
और जानकारी के साथ मिलन शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है। मिलन, ये बहुत तीव्र भूकंप है, मतलब सुनामी का अलर्ट चूंकि जापान को देखते हुए काफी गंभीर हो सकता है। श्वेता, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जापान के उत्तर पूर्वी तटीय इलाके पर ये जो अर्थक्वेक आया है ये कम से कम मेन इलाकों से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन क्योंकि जापान की मीटरोलॉजिकल एजेंसी ने अब सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया है, यूएस पैसिफिक अलर्ट की वजह से की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि कम से कम 1000 किलोमीटर तक ये जो सुनामी आ सकती है, कम से कम इसकी ऊंचाई 3 मीटर यानी कि 10 फीट ऊंचा सुनामी का जो अर्थक्वेक अलर्ट अभी जारी किया गया है एजेंसीज की तरफ से। और फिलहाल जो नेशनल ब्रॉडकास्टर हैं जापान के एनएचके, उनके हिसाब से बताया जा रहा है कि वहां पर के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं आसपास के, उस पर अब फिलहाल सरकार की चेकिंग चल रही है, क्योंकि आप जानती हैं जिस तरीके से जो जापान का नक्शा है वहां पर बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट सिचुएटेड होते हैं जो सीधा सुनामी होने के बाद सबसे पहले प्रभावित होते हैं। और ये काफी तेज तीव्रता का अर्थक्वेक देखा गया था। पहले इसको 7.2 मापा गया था, लेकिन इसको रिवाइज किया गया सिस्मोलॉजी की तरफ से 7.6 का अर्थक्वेक अब बताया जा रहा है। और वाकई की तीव्रता बहुत गंभीर संकट। बहुत शुक्रिया मिलन शर्मा। जाहिर है कि जापान की भौगोलिक स्थिति को अगर देखें तो इस तरह की चुनौतियां बहुत बड़े संकट पेश करती हैं और इतिहास में कई ऐसी घटनाओं से वो रूबरू हो चुका है।